सभी को नमस्कार। रीट परीक्षा के अंतर्गत संस्कृत निष्ठा मॉडल पेपर का क्रम संख्या 9 का व्याकरण का भाग हम पूरा पढ़ चुके थे। आज उसके आगे शिक्षण विधियों के क्वेश्चन से प्रारंभ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76, उपचारात्मक शिक्षणाय सर्व प्रकारकाणां विद्यार्थीनां पृथक पृथक अभ्यासमाला स्यात्। उपचारात्मक शिक्षण के लिए सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग अभ्यासमाला होनी चाहिए। ऐसा कौन सा सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक प्रकार के विद्यार्थी के लिए 3 प्रकार के जो विद्यार्थी होते हैं, कुशाग्र बुद्धि, सामान्य और मंदबुद्धि, तीनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग अभ्यासमाला होनी चाहिए। ऐसा समवाय सिद्धांत नहीं कहता है, चयन और विभाजन का सिद्धांत भी नहीं कहता है। चयन और विभाजन में तो पाठों का चयन किया जाता है कि कौन से पाठ को कब पढ़ाया जाए। समय है वैयक्तिक सिद्धांत, ये राइट उत्तर है इसका। वैयक्तिक का मतलब व्यक्तिगत भिन्नता, जिसको हम मूल्यांकन का एक विशेषता के रूप में भी जानते हैं, जिसको विभेदनशीलता भी कहा जाता है। तो वैयक्तिक सिद्धांत जो है वो इस बात को बताता है कि प्रत्येक प्रकार के विद्यार्थी के लिए अलग अलग प्रश्नमाला होनी चाहिए उपचारात्मक शिक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, देखिए, लिपि विज्ञानेन संबंधितम कौशलम अस्ति। लिपि विज्ञान से संबंधित कौशल कौन सा है? तो लिपि पर आश्रित श्रवण नहीं होता है, श्रवण में सुना जाता है, उसके लिए लिपि की जरूरत नहीं है। पठन में पढ़ा उसको जाता है जो लिखा गया है, इसलिए इसके लिए लिपि की आवश्यकता है, तो ब राइट करेंगे। भाषण में भी लिपि की आवश्यकता नहीं है और उपयुक्त सर्वे भी राइट उत्तर नहीं है, इसलिए ब राइट करेंगे। विशिष्टात् सामान्यम प्रति इत्यनेन संबंधितम शिक्षण सूत्रम अस्ति। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये इस शिक्षण सूत्र से संबंधित दूसरा शिक्षण सूत्र कौन सा है? तो विशिष्ट से सामान्य ये आगमन विधि का होता है और इसमें आगमनात् निगमनम प्रति ये राइट उत्तर है, क्योंकि निगमनात् आगमनम प्रति और नियमात् उदाहरणम प्रति ये दोनों एक हैं। इसलिए याद रखें, विशिष्ट विशेष, विशेष का मतलब आगमन, विशेष का मतलब उदाहरण, तीनों आपस में पर्याय है। विशिष्ट, विशेष, आगमन और उदाहरण, जिसका नाम पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दृश्य साधनम किम। एक क्वेश्चन शिक्षण विधियों में शिक्षण सामग्री से संबंधित क्वेश्चन निश्चित है और उसमें यही पूछा जाएगा कौन दृश्य साधन है, कौन दृश्य श्रव्य है, कौन श्रव्य है, कौन दृश्य यांत्रिक है। एक क्वेश्चन निश्चित है इसका, और उसमें इन ध्वनि अभिलेख, दूरदर्शन, सांद्र ध्वनि मुद्रिका यंत्र, इन सब का संस्कृत नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और उसमें यह भी याद रखना है कि कौन सी सामग्री दृश्य है, कौन सी श्रव्य है, कौन सी दृश्य श्रव्य है। ऐसे कई इन 10 मॉडल पेपरों में कई बार इस तरह के प्रश्न आए हैं, तो उनको अच्छी तरह से देखें। तो इसका उत्तर होगा सांद्र ध्वनि मुद्रिका यंत्रम नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ध्वनि आती है और उसको सुना जाता है। ध्वनि अभिलेख भी नहीं हो सकता, ध्वनि का अभिलेख है। और दूरदर्शन दृश्य श्रव्य होता है, यह भी नहीं है। इसलिए उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका याद रखें, प्रक्षेपिका शब्द पीछे आ गया, वो दृश्य साधन है और दृश्य में भी वो यांत्रिक दृश्य कहलाता है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 80, मंत्रणा विधि किस कौशल की विधि है? अच्छी तरह याद रखें, मंत्रणा विधि लेखन कौशल की विधि होती है। यह वो विधि होती है जिसमें अध्यापक छात्रों को लिखने के लिए प्रेरित करता है, उनसे विचार विमर्श करता है और उसके पश्चात छात्र खुद लेखन कार्य करते हैं। इस विधि का नाम है मंत्रणा विधि। तो मंत्रणा विधि जब भी आए तब उसको आपको लेखन कौशल से जोड़ना है। विषयस्य गंभीराध्ययनाय यत् वाचनम अतिशयन उपयोगी।
विषय के गंभीर अध्ययन के लिए जो वाचन ज़्यादा उपयोगी होता है, तो विषय का गंभीर अध्ययन करना है तब हमको मौन वाचन ही करना होगा। सस्वर वाचन गंभीर अध्ययन के लिए नहीं होता है, वो सौंदर्य के लिए होता है, रसानुभूति के लिए होता है, आनंदानुभूति के लिए होता है। इसलिए यहाँ विषय का गंभीर अध्ययन हो, अन्वेषण कौशल को विकसित करना हो, ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर हमको मौन वाचन उत्तर भरना है। अगला क्वेश्चन है, लेखनेन संबंधितम नास्ति, लेखन से संबंधित कौन सा नहीं है? तो जिसके पीछे वाचन जुड़ गया वो लेखन नहीं हो सकता, उसको बोला जाता है। इसलिए यहाँ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें वाचनम लिखा हुआ है, तो यही इसका उत्तर है। लेखन से संबंधित पेस्टोलॉजी है, लेखन से संबंधित जैक्टोट है और लेखन से संबंधित सुलेख है। अगला है, संस्कृत भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा कैसी है? तो संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मिका अस्ति। हिंदी विश्लेषणात्मक है, अंग्रेजी विश्लेषणात्मक है, संस्कृत संश्लेषणात्मक है, क्योंकि इसमें इसके शब्दों के साथ उनके कारक चिन्ह भी जुड़े हुए होते हैं। जिस भाषा में कारक चिन्ह शब्द के साथ ही जुड़े हुए हों वो भाषा संश्लेषणात्मक भाषा कहलाएगी, और जिसके कारक चिन्ह शब्द से अलग हो वो विश्लेषणात्मक कहलाएगी। जैसे राम का भाई, तो का अलग हो रहा है यहाँ, इसलिए हिंदी विश्लेषण है, लेकिन यहाँ रामस्य होता है, इस कारण से ये संश्लेषणात्मिका भाषा है। अगला है, किम असमीचीनम, कौन सा गलत है? समीचीनम होगा तो किम के ऊपर अनुस्वार होगा, तब उसका अर्थ होगा कौन सा राइट है, और किम में जब मैं पूरा हो तो इसका मतलब ए बाहर निकला हुआ है, असमीचीनम है। तो गलत कौन है? पाठ्य पुस्तक विधि डॉक्टर वेस्ट की है, राइट उत्तर है। प्रत्यक्ष विधि वीपी वोकिल की है, ये भी राइट उत्तर है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की है, ये भी राइट उत्तर है। तो द अपने आप इसका उत्तर हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद विधि ये ब्राइन की नहीं है, व्याकरण अनुवाद विधि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की है, इसलिए इसके साथ उसको भरना है। और ब्राइन मौन वाचन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसकी पुस्तक का नाम साइलेंट रीडिंग है, इसलिए ये पुस्तकों का नाम और उनका जो प्रवर्तक है, एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा, इसलिए याद रखें। प्रत्यक्ष विधि आ सकता है, व्याकरण अनुवाद विधि महत्वपूर्ण प्रश्न है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का, तो कोई क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। अगला है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा कतिधा भवति। एक आपका शिक्षण सामग्री का प्रश्न निश्चित है शिक्षण विधियों में, एक आपका अभी जो पढ़ा है हमने कि भाई कोई भी शिक्षण विधि का प्रवर्तक के नाम से आएगा। एक मूल्यांकन में 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि 2 टॉपिक है, उस मूल्यांकन का अलग से टॉपिक है और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अलग से है। तो उनमें भी ये याद रखें कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, इनके भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन सा प्रश्न किस प्रकार का हो सकता है, इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे हम। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यास्मरण होती है, एक प्रत्यभिज्ञान होती है। लिखित परीक्षा भी 2 प्रकार की होती है, एक वस्तुनिष्ठ होती है और एक निबंधात्मक होती है। मूल्यांकने व्यापक शब्दस्य तात्पर्यम अस्ति, मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो व्यापक का अर्थ सातत्य नहीं, सातत्य का मतलब होता है निरंतरता। समग्रता इसका राइट उत्तर है। व्यापक का मतलब समग्रता है, पूरे पक्षों को लिए हुए, विस्तार नहीं है, निरीक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 90 अंकानां कृते श्रेणी दीयते। 90 नंबर किसी के आए उसको कौन सी श्रेणी दी जाएगी? अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। 91 से 100 तक के लिए A1 होता है और 81 से 90 के लिए A2 होता है, इसलिए 90 अंक के लिए A2 राइट करेंगे हम। बाकी इसी तरह से क्रम उतारते चलेंगे हम 10-10 अंक का, और A1, A2, B1, B2, C1, C2 और D 32 से 40 तक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कथा शिक्षण की विधि नहीं है। तो कथा शिक्षण कथन के माध्यम से कथा शिक्षण करवाया जाता है, चित्र दिखा करके भी कथा पढ़ाई जाती है। पुस्तक विधि से कथा नहीं पढ़ाई जाती, कक्षा अभिनय विधि से भी कथा पढ़ाई जाती है, इसलिए यहाँ से राइट करेंगे। उद्बोधन विधि नास्ति,
उद्बोधन विधि नहीं है। यहाँ कोष विधि राइट है। उद्बोधन से तात्पर्य है या तो कोई चित्र दिखाकर, कोई चार्ट दिखाकर, कोई प्रतिकृति यानी मॉडल दिखाकर, वस्तु प्रदर्शन करके, अथवा प्रत्यक्ष क्रिया, इसको हम उद्बोधन कहते हैं। इसलिए कोष अपने आप ही इन तीनों से अलग है, इसलिए यहाँ कोष विधि राइट करें। इस प्रकार इसके पूरे ये जो 15 क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, प्रत्येक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन आता है। अंकों के लिए भी कोई श्रेणी का जो मानदंड है ये सतत मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है। किसी भी प्रकार का जो शिक्षण विधि का चैप्टर है, चाहे वो कथा का हो, चाहे व्याकरण का हो या नाटक का हो, उनके शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए मॉडल पेपर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, देखिए इस मॉडल पेपर नंबर 10 में पहले व्याकरण के ही उसके शिक्षण विधियों के प्रश्न है इसमें, इस पेपर में, और उसके बाद में इसमें व्याकरण के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, देखो, किम असंगतम अस्ति, कौन सा गलत है। अब देखिए यहाँ व्याकरण अनुवाद विधि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर राइट उत्तर है, ये है संगत है। ये तो पाठ्य पुस्तक विधि डॉक्टर वेस्ट की है, ये भी राइट है। और प्रत्यक्ष विधि वीपी बोकिल की है, ये भी राइट है। इसका मतलब तीनों राइट है, तो असंगत कोई नहीं है, इसलिए न कॉपी द राइट भरेंगे। इस एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन याद हो रहे हैं हमको। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की विधि का नाम याद हो रहा है, डॉक्टर वेस्ट की विधि का नाम हो रहा है, वीपी बोकिल की विधि का नाम हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, भाषणात अनंतरम कौशलम किम। एक क्वेश्चन कौशल से संबंधित होता है। कौशल का क्वेश्चन सबसे सरल आता है, प्रत्येक बार रीट की एग्ज़ाम में सिर्फ यही पूछे जाते हैं कि उनका क्रम क्या है, मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, मॉन्टेसरी के मत में कौन महत्वपूर्ण है, या कोई सा लिपि पर आश्रित कौन सा है, ध्वनि पर आश्रित कौन सा है। तो एक कौशल से संबंधित क्वेश्चन होगा, उसको आप इस तरीके से भरेंगे। तो भाषण के बाद आने वाला कौशल पठन कौशल। इसके बाद है दृश्य श्रव्य साधनम नास्ति, दृश्य श्रव्य साधन नहीं है। संगणक कंप्यूटर को कहते हैं, कंप्यूटर को मस्तिष्क यंत्रम भी कहते हैं, और ये दृश्य श्रव्य साधन है। चलचित्र भी दृश्य श्रव्य साधन है। पत्रकम यानी चार्ट, ये केवल दृश्य साधन है, इसलिए से राइट करेंगे। दूरदर्शन टीवी, ये भी आपका दृश्य श्रव्य साधन है, इसलिए याद रखो पत्रकम चार्ट को कहते हैं। इसी तरह से आपकी भित्ति पत्रिका है, विज्ञप्ति पट है, ये सब दृश्य साधन है, दृश्य श्रव्य नहीं। अगला प्रश्न है, दंडान्वय विधि प्रयुज्यते। दंडान्वय विधि का प्रयोग किया जाता है कौन सी विधि में। तो दंडान्वय अन्वय करवाने की विधि होती है, अन्वय केवल काव्य में करवाया जाता है। अन्वय की 2 विधियां प्रमुख है, दंडान्वय और खंडान्वय। दंडान्वय में व्याकरण के प्रश्न किए जाते हैं, खंडान्वय में विषय वस्तु या साहित्य के प्रश्न किए जाते हैं, और ये काव्य की शिक्षण विधियां हैं, इसलिए ब राइट करेंगे हम। मूल्यांकन प्रविधि कतिधा। मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं वो कितने प्रकार की है। यहाँ अधिकतर मूल्यांकन में उत्तर हमको 2 ही मिल रहे हैं, लिखित परीक्षा हो या मूल्यांकन प्रविधि हो, उसमें आपको 2 उत्तर भरना है। एक गुणात्मक प्रविधि है और एक परिमाणात्मक प्रविधि है, इसलिए गुणात्मक और परिमाणात्मक 2 प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियां होती है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, कौन सा गलत है, किम असमीचीनम। तो एनसीएफ 2005 में आया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, और राममूर्ति आयोग भी 1990 में आया था। राष्ट्रीय नव शिक्षा नीति 2019 नहीं, ये 2020 होगा, इसलिए ब राइट करेंगे इसमें। एनसीईआरटी 1961 में आई थी, इसलिए एनसीएफ 2005 राइट है, राममूर्ति आयोग 1990 राइट है, एनसीईआरटी 1961 राइट है। राष्ट्रीय नव शिक्षा नीति 2020 आएगा, इसलिए इसका उत्तर यह भरेंगे ब। वाचनम कस्या परीक्षाया भेदः अस्ति। वाचन यानी बोलना, तो बोलना लिखित परीक्षा नहीं हो सकती, बोलना प्रायोगिक भी नहीं हो सकती, निबंधात्मक भी नहीं हो सकती, यहाँ मौखिक आएगा ब। अगला है व्याकरण शिक्षण से
विधि नास्ति, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। अन्वय व्यतिरेक व्याकरण शिक्षण की विधि है, अव्याकृति विधि भी व्याकरण शिक्षण की विधि है। ऐसा भी पूछा जाता है कि अव्याकृति विधि का दूसरा नाम क्या है, वहाँ आप उत्तर भरेंगे भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि का नाम ही अव्याकृति विधि है, और ये व्याकरण की एक ऐसी विधि है जिसमें व्याकरण को पृथक से नहीं पढ़ाया जाता है, अपितु भाषा के साथ साथ पढ़ाया जाता है। इससे बनने वाला व्याकरण शिक्षण का जो प्रश्न है विधियों का, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखें आप। ऐसा भी पूछ सकता है पृथक से व्याकरण का अध्ययन किस विधि में नहीं करवाया जाता, तो उसमें आप अव्याकृति विधि हो तो ये भरें, और इसका पर्यायवाची वाली जो विधि है दूसरी भाषा संसर्ग विधि, वो ऑप्शन भरें। तो उद्बोधन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, ये गद्य शिक्षण की विधि है, और सहयोग विधि भी व्याकरण शिक्षण की विधि है, इसलिए स ऑप्शन राइट करेंगे। उद्बोधन गद्य शिक्षण में आता है, वस्तु प्रदर्शन आदि जो उनका शब्द का अर्थ निकलवाया जाता है। 69वां क्वेश्चन है, सूत्र विधे जनक अस्ति, सूत्र विधि का जनक है। तो सूत्र का निर्माता भी पाणिनि है, जिसको सूत्रकार कहते हैं, इसलिए सूत्र विधि का जनक पाणिनि है। कई जगह पर कई जो गाइड्स हैं उनमें पतंजलि उत्तर भरा हुआ है, आप इसमें पाणिनि को राइट करें, सूत्र विधि का जनक पाणिनि है। इसके बाद कंठस्थीकरण से समर्थक अस्ति, कंठस्थीकरण का समर्थक है। कंठस्थीकरण पर जिसने बल दिया था वो वामन आप्टे है, ए राइट उत्तर है इसका। इसने कहा था कि कंठस्थीकरण एक अच्छी आदत है, और इसने एक बैंक का उदाहरण, बैंक चेक का उदाहरण दिया था कि किसी भी उपभोक्ता के जेब में रखा हुआ पैसा उसका खुद का पैसा है, चेक पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए वामन आप्टे ने कंठस्थीकरण पर जोर दिया कि व्यक्ति के दिमाग में, मस्तिष्क में जो याद की हुई वस्तु है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है, छात्राः पठनात् विमुखा सन्ति, छात्र पढ़ने से विमुख हो रहे हैं, छात्र पढ़ नहीं रहे हैं, क्या किया जाए। एतादृशान् छात्रान् केन सिद्धांतेन पाठयेत्, ऐसे छात्रों को किस सिद्धांत से पढ़ाया जाए। तो पहला है अभ्यास का सिद्धांत, ये सही नहीं है। अभ्यास का सिद्धांत तो तब काम में लिया जाता है कि बालक को कोई चीज़ नहीं आ रही है। दूसरा है रुचि का सिद्धांत, ये इसका राइट उत्तर है, क्योंकि अगर बालक पढ़ने से विमुख हो रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम उस पाठ को सही ढंग से पेश नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको कोई रुचिकर विधि का काम करना होगा रुचि के सिद्धांत पर, ताकि बालक उसमें रुचि लें, उस पाठ को इस का रुचिकर बनाना होगा। इसलिए यहाँ ब ऑप्शन राइट करेंगे, रुचे सिद्धांतेन। स्वाभाविकता का सिद्धांत नहीं है, स्वाभाविकता का सिद्धांत यह है कि बालक का स्वभाव से ही सीखता है, इसका वर्णन करता है। चयन का सिद्धांत में निश्चित चयन किया जाता है कौन सा पाठ कब पढ़ाया जाएगा। ध्वनि विज्ञान आश्रिते कौशले स्तः, ध्वनि विज्ञान पर आश्रित कौशल कौन कौन से हैं। तो ध्वनि पर आश्रित है, ध्वनि का मतलब श्रवण और एक भाषण, भाषण में बोला जाएगा, ध्वनि चाहिए, श्रवण में सुना जाएगा, वो भी ध्वनि को सुना जाएगा, इसलिए द राइट। पठन और लेखन दोनों लिपि पर आश्रित है। पठन कौशल से विधि नास्ति, पठन कौशल की विधि वर्णबोध विधि होती है, पद विधि होती है, वाक्य विधि होती है, लेकिन जैकटॉट लेखन कौशल की विधि होती है। तो याद रखें, वर्णबोध विधि, पद विधि, वाक्य विधि, और इनमें भी अर्थ की दृष्टि से पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि वाक्य विधि उत्तर भरना है। अगर ऐसा है कि अर्थबोध की दृष्टि से पठन कौशल की कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है, तब आपको वाक्य विधि राइट करेंगे, क्योंकि वर्णबोध विधि से वाक्य के अर्थ की समाप्ति नहीं होती, जो कहना चाह रहा है वक्ता वो श्रोता तक नहीं पहुंच सकता, वो किस माध्यम से कह रहा है। पद विधि में भी ऐसा नहीं हो सकता, पद का एक अर्थ तो होता है लेकिन पद के कई अर्थ भी हो सकते हैं, तो वह अन्य अन्य अर्थों में भी जा सकता है, लेकिन वाक्य अपने अर्थ की समाप्ति करता है, इसलिए वाक्य विधि जो है वो पठन कौशल की अर्थ के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसके बाद छात्रा अध्यापकाश्च पठने पाठने सुविधाम अनुभवन्ति, छात्र और अध्यापक पठन और पाठन में
सुविधा का अनुभव करते हैं। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें कई बार उत्तर दूसरा भी भर देते हैं हम। छात्र और अध्यापक दोनों के लिए कहा गया है। छात्र और अध्यापक पढ़ने और पढ़ाने में सुविधा का अनुभव करते हैं। तो यहाँ कई बार श्यामपट उत्तर भर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर पाठ्य पुस्तक है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक अगर नहीं होती है बालकों के पास तो वो असुविधा महसूस करते हैं। केवल श्यामपट से भी वो सुविधा महसूस नहीं करते हैं। जब पुस्तक होती है तो अध्यापक और छात्र दोनों ही एक सुविधा का अनुभव करते हैं, इसलिए पाठ्य पुस्तक राइट होगा इसमें। अन्वेषण कौशलस्य विकासार्थम कीदृशम वाचनम उपयोगी भवति। अन्वेषण कौशल के विकास के लिए कौन सा वाचन उपयोगी होता है? अभी आया था, गंभीर अध्ययन के लिए भी मौन वाचन होता है, अन्वेषण कौशल के लिए भी मौन वाचन होता है, तो ये ब राइट करेंगे। अगला है किम असंगतम, कौन सा गलत है? तो इचु यशा नाम तालु राइट है, जय का तालु। ऋतुलशा नाम दंता, ये भी राइट है। ऋतुरशा नाम मूर्धा, ये भी राइट है। उपु पद्मानिया नाम ओस्थव, ये गलत है, इसलिए भय कंठ द वाला इस क्वेश्चन का उत्तर राइट होगा, द। अब इसमें शिक्षण विधियों के बाद व्याकरण के कुछ क्वेश्चन है। देखिए पहला, अशुद्धम अस्ति, इन चारों वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखें। देखिए स्वतंत्र जो क्वेश्चन है उसमें 3 सूत्र आपके काम कर रहे हैं और एक अलम अलग से वार्तिक का काम कर रहा है, तो याद रखें चारों से आप आने वाले अशुद्धि संशोधन का क्वेश्चन हल कर पाओगे। एक पहले जो मॉडल पेपर में आया था जिसके अंतर्गत स्टार्ट की जो क्रियाएं थी, बलि में आस्ते वसुधाम आदि, बाल के फलानी रोचनते, यही अशुद्ध है। रोचनते के साथ जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी आएगी, इसलिए बालकाय आएगा इसमें, बालकाय फलानी रोचनते, तब राइट होगा, इसलिए यही गलत है। स तुभ्यम क्रुद्यति, ये बिल्कुल राइट उत्तर है, क्योंकि स तुभ्यम क्रुद्यति में क्रुद्ध के साथ चतुर्थी आती है, या तुभ्यम में चतुर्थी है, इसलिए ये तो शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध है। स भी शुद्ध है क्योंकि नयति के साथ 2 जगह द्वितीय है, ग्रामम और अजाम में, और कलह के साथ अलम में कलह शब्द से तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अलम का मतलब जब मना करना हो तो वहाँ तृतीय विभक्ति आएगी, इसलिए अलम कलहेन, झगड़ा मत करो, तो झगड़ा रोकने के लिए अलम का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ कलह शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उन्यासी इत्यस्य संस्कृतेन व्यवहाराय कथम क्रियते। गुन्यासी को संस्कृत में किस शब्द से कहा जाता है? तो देखिए नवअशीति, ये गलत उत्तर है, क्योंकि नवअशीति का मतलब हो गया 9 और 80, अर्थात ये 89 हो गया, 79 नहीं हुआ। दूसरा में एकोनअशीति और स में एकोनाशीति, दोनों में भी कुछ अंतर है। एकोनअशीति शब्द अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, स राइट होगा इसमें, एकोनाशीति। अशीति में ए और न के ए को आ दीर्घ संधि होगी, और एकोनाशीति राइट उत्तर भरेंगे इसका। एकाशीति का मतलब 81 होता है, इसलिए 79 के लिए एकोन अशीति। संख्या 100 तक की संख्याओं को आप संस्कृत में याद रखेंगे, और समय का सवा, साढ़े और पौने इसके रूप में याद रखेंगे, पादोन, सपाद आदि। अगला क्वेश्चन है, देखिए स हरिम भजती, इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा? तो तीन एक यते में चेंज कर देंगे, तो स को तेन हो जाएगा, हरिम की जगह हरि हो जाएगा, और भजती की जगह भज्यते हो जाएगा, इसलिए ए राइट है इसमें। इसके बाद है, बाकी गलत है, क्योंकि तेन हरिम भज्यते नहीं हो सकता, तेन हरि भज्यंते भी नहीं हो सकता, क्योंकि हरि एक वचन है तो यते ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, हरि सेव्यते, रेखांकित पद में कारक कौन सा है? अब ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन क्वेश्चन माना जाता है व्याकरण के दृष्टिकोण से, सामान्य विद्यार्थी नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको आप इस तरीके से सरल कर सकते हैं। वाक्य को पहले देखें, उसमें कितने शब्द हैं, उसके बाद देखें उसकी क्रिया किस तरीके से लिखी हुई है, क्या उसका क्रिया का जो वास्तविक रूप होता है उस तरह से है, अथवा कोई कर्मवाच्य भाववाच्य के रूप में चेंज किया है। तो इसमें देखिए सेव्यते में यते आ रहा है, अर्थात ये या तो कर्मवाच्य हो सकता है या भाववाच्य हो सकता है। यहाँ तो राइट हो गया कि कर्मवाच्य या भाववाच्य की क्रिया है,
अब उससे पहले देखें कि उससे पहले शब्द क्या है। उससे पहले हरि शब्द है। अब हरि में प्रथमा आ रही है, तो चाहे ये कर्मवाच्य हो चाहे ये भाववाच्य हो, अगर इसका कर्ता होता तो उस कर्ता में तृतीया विभक्ति आती। इसका मतलब यह कर्ता नहीं है। अब ये हरि में जब प्रथम आ रहा है तो ये समझें कि ये कर्म है, और जब कर्म और यते आ रहा है तो समझ जाओ ये कर्मवाच्य है और इसको कर्म कहेंगे। तो हरि कर्म है और कर्म में प्रथम विभक्ति है यहाँ, क्योंकि जब कर्म उक्त हो जाता है तो उसमें प्रथम विभक्ति आती है। उक्त का मतलब जब कर्मवाच्य का कर्म होता है तो वो उक्ति कहलाता है, उसमें प्रथमा का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए एक गद्य है, देखो। राकेश है भगिनी, राकेश कहता है बहिन, विरम विरम रुको रुको। तो देखिए अब पूछा जाएगा बताओ भगिनी में कौन सी विभक्ति है। सीधा है कि जहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाओ वो संबोधन है। तो ये संबोधन का एक वचन है। भगिनी शब्द का संबोधन का एक वचन भगिनी। विभक्ति पूछ सकता है कौन सी विभक्ति है, तो ये देखें आप, इस तरह का चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह जब लगा हुआ है तो ये समझें कि वो संबोधन का एक वचन। एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन भगिनी शब्द संबोधन का एक वचन है। आगे लिखा है विरम विरम रुको रुको, ये लोट लकार है। वि उपसर्ग रम धातु है और लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जिताश्चस्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। तब देख रहे हो आप, स्वापराधम, स्व प्लस अपराधम दीर्घ संधि है, और समास यहाँ पहले ही बता दिया मैंने आपको कि स्व वाला समास षष्ठी तत्पुरुष होगा, तो स्वस्य अपराधम। स्वीकरोमि ये आपका उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार की क्रिया है। लज्जित है चास्मि। इसके बाद है अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने पे न चिंतयिष्यामि, आज से लेकर कभी भी ऐसे निंदनीय कार्य को स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। तो देखिए अद्य प्रवृत्ति लिखा है, उसके बाद लिखा है कदापि गर्हितम इदम कार्यम, स्वप्ने प्लस अपि पूर्व रूप संधि है। चिंतिष्यामि लट्लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, उसी प्रकार आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो अथवा पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपने निंदनीय चिंतन के प्रति पश्चाताप में मग्न हूँ, डूबा हुआ हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियाँ पूजी जाती है वहाँ देवता रमण करते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, सर्वास तत्र अफला क्रिया, वहाँ समस्त जो क्रियाएं हैं वो निष्फल हो जाती है। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, अथवा ये भी कहा जाता है कि पिता से 10 गुणा माता का महत्व है। त्वया सन्मार्ग है प्रदर्शिता है भगिनी, आपके द्वारा सन्मार्ग दिखाया गया बहन। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरु ऋषि, आप छोटी होते हुए भी मेरी गुरु हो। तो यहाँ देखिए गुरु अशी, असी है, ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। इसके अंतर्गत देखिए कई शब्द आएंगे। संपूर्ण स्नेह आया, संपूर्ण स्नेह में भी कर्मधारय समास है। और इसके बाद पश्चाताप मग्न, यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास है। पश्चातापे मग्न, पश्चाताप में डूबा हुआ। अब देखिए इसके क्वेश्चन। पहला है नार्यस्तु इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति, नार्यस्तु का संधि विच्छेद क्या है। अब पहला वाला भी राइट है, इसमें नारी के ई को ये हो जाएगा तो नार्यस्तु बन जाएगा, और ब वाला भी राइट है, विसर्गों से हो जाएगा। दोनों में से एक ही राइट माना जाएगा, लेकिन 4 ऑप्शन है, कोई ये नहीं लिखा है कि दोनों सही दोनों गलत। इस पैराग्राफ में आए हुए इस श्लोक को देखें तो यहाँ ब राइट करेंगे, क्योंकि उसमें कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है तो बहुवचन है नारियाँ, इसलिए नारी, नार्यौ, नार्यः, और फिर तू होगा ये, इसलिए ब भरेंगे इसमें। एक अगर ए भरते हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा जहाँ नारी की पूजा होती है, एक वचन होगा ये, तो यहाँ बहुवचन के लिए आया है।
इसलिए नार्यस्तु, क्योंकि पूज्यन्ते से स्पष्ट है, नार्यस्तु एक वचन भी हो सकता है, लेकिन पूज्यन्ते जो क्रिया आ रही है वो बहुवचन की है और बहुवचन के रूप में नार्यस्तु माना जाएगा, इसलिए ब राइट भरें। सन्मार्ग इत्यत्र समास अस्ति, सन्मार्ग में कौन सा समास है? अच्छा मार्ग। कैसा मार्ग? अच्छा मार्ग, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्मधारय समास ब। विस्मृतवान में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो याद रखें तवान पीछे देख रहे हैं, तो तवान का मतलब तवतु प्रत्यय है। अब तवतु सिर्फ एक में ही है तो अपने आप उपसर्ग भी हो गया, धातु भी हो गई, तो वि स्मृ और तवतु भरेंगे। आगे है विरम अत्र लकार अस्ति, ये पहले ही बता दिया मैंने कि विरम में लोट लकार है, रुको। अधिकारिणी अत्र लिंगम अस्ति, अधिकारिणी में कौन सा लिंग है? अब याद रखो अधिकारी शब्द पुल्लिंग में है, अधिकारिणी शब्द स्त्रीलिंग में है। अधिकारिणी में इनी जुड़ा हुआ है, कोई शब्द इकारांत है या अकारांत है, उसके पीछे अगर इनी जोड़ देते हैं, इनी में ई रस्व हो, नी बड़ा हो, दीर्घ हो, तो वो शब्द स्त्रीलिंग होगा। मालिनी, अधिकारिणी, शिखरिणी, ये सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं और अधिकारी शब्द पुल्लिंग है। अधिकारी शब्द में दीर्घ इकार का मतलब अधिकार वाला, इसलिए यहाँ ए राइट करेंगे। आगे एक श्लोक दिया है, देखिए। निम्नलिखितम अपठितम पद्यांशम अवलंब्य निम्नांकिता प्रश्ना समाधेया, श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति काय करुणापराणाम परोपकारैर्न तु चंदनेन। श्रोत्रम श्रुतेन एव न कुंडलेन, व्यक्ति के कान शास्त्रों से सुशोभित होते हैं, कुंडल से नहीं। हाथ दान से सुशोभित होते हैं, कंकण से नहीं। और करुणा प्रणाम जो व्यक्ति होते हैं उनका काय जो शरीर है वो परोपकार से सुशोभित होता है, चंदन से नहीं। इसलिए देखिए पहला है 86 नंबर का क्वेश्चन, श्रुतेन एव इत्यस्य संधि विच्छेद है। याद रखें ये निश्चित है कि अब श्रुते नेव, न में कोई संधि है, अब एव में अयु आ रहा है तो यहाँ वृद्धि संधि है, इसलिए श्रुतेन प्लस एव, ये राइट करें। अगला है परोपकार इत्यत्र समास विग्रह अस्ति, परोपकार में क्या समास विग्रह है? तो यहाँ उत्तर आप द भरेंगे, परेशान उपकार है। क्वेश्चन नंबर 88 है, श्लोके अस्मिन छंद अस्ति। अब यहाँ छंद में देखिए 11 अक्षर का छंद है और 11 अक्षर में जो पहला है वो एक में दीर्घ है, दूसरे में दीर्घ है, लेकिन तीसरे में लघु आ गया, इसका मतलब यहाँ उपजाति छंद ही भरेंगे। अगर चारों में एक जैसा होता तो या तो इंद्रवज्रा होता या उपेंद्र वज्रा, लेकिन चारों में अलग अलग हो तो वहाँ उपजाति भरेंगे। और 89वां क्वेश्चन है, पाणी यहाँ कौन सा लिंग है? पाणी यानी हाथ होता है, इकारांत शब्द विसर्ग के रूप में, ये पुल्लिंग है। और अंतिम जो क्वेश्चन है इस 10वें मॉडल पेपर का, काय अत्र विभक्ति अस्ति, काय में कौन सी विभक्ति है? अब ये श्लोक के ऊपर आधारित है। श्लोक में काय क्या है? करुणा प्रणाम काय, यानी करुणा से युक्त जो व्यक्ति होते हैं उनका शरीर एक वचन है और प्रथमा विभक्ति है, तो ये प्रथमा एक वचन के रूप में है। इस प्रकार ये इस संस्कृत निष्ठा मॉडल पेपर का ये 10वां पेपर है और सभी 10 पेपरों में व्याकरण और आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो परिश्रम से बनाए गए हैं। इनका आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस आने वाली रीट परीक्षा में सफलता मिलेगी। सभी जो ग्रामर और शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन हैं इसी क्रम से होंगे। जो 15 क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन आपके प्रत्यास्मरण के रूप में होंगे, जिनमें पैराग्राफ और श्लोक आधारित नहीं होंगे, वो केवल प्रत्यास्मरण वस्तुनिष्ठ का जो प्रत्यास्मरण प्रश्न है उस पर आश्रित होंगे। जबकि 10 क्वेश्चन प्रत्यभिज्ञान पर आश्रित होंगे, क्योंकि 5 गद्य से आएंगे और 5 पद्य से आएंगे। इस तरीके से इसका अध्ययन करें। और भी कुछ महत्वपूर्ण कोई ऐसा गद्य आपको मिले 7वीं 8वीं 9वीं की पुस्तकों में, उसको और देखें आप। इसके आधार पर आप पूरे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। संख्या वाले प्रश्न इसमें जैसे दे रखे हैं उस तरीके से हल करें,
आप जैसे घड़ी वाले प्रश्न है उसमें 3 तरह की बात याद रखो, 3 में से कोई एक आएगा अगर आया तो, या तो वो 45 मिनट वाला आएगा तो उसमें पादोन शब्द लिखना है, 30 मिनट वाला आएगा तो उसमें सार्ध लिखना है, और 15 मिनट वाला आता है तो उसमें सपाद लिखना है। लेकिन पादोन वाले में गलती हो सकती है, उसमें जैसे 3:45 है तो पादोन चतुर्वादनम करेंगे उसको, इस तरीके से उसको राइट कर सकते हैं। तो अंत में आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका रीट का पेपर अच्छा हो, आप सफल हों। धन्यवाद।